तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज डेटाबेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 और नोट्स आपको जो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, अपन एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, तो जो भी क्लास में नोट्स होंगे वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू शेयर कर दी जाएंगे, या अपन गूगल क्लासरूम बना लेंगे, राइट। सो हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज द डेटाबेस। तो बेसिकली डेटाबेस की अगर हम बात करें, डेफिनेशन पे अपन बाद में जाएंगे, पहले हम ये देखेंगे कि हेलो हाँ, हेलो यस यस बोलो। हेलो। हाँ बोलो अविनाश। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आपका वॉइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ओके ओके, एक मिनट रुकिएगा, मैं नेटवर्क थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मुझे ही हो रहा है या अदर किसी को भी हो रहा है? नहीं बाकी लोगों को वॉइस क्लियर स्वप्निल, आ रहा है क्या? राहुल या दिवान? नहीं सर, वॉइस फ्लक्चुएट हो रहा है आपका, चलो कोई शायद इशू है एक मिनट नेट का। में नेटवर्क चेंज कर ले रहा हूँ। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि सर व्हाट इज डेटाबेस। सो डेटाबेस पे जाने के पहले, अभी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? Am I audible to you? हाँ अभी ठीक है। ठीक है। देखिए हाँ अभी ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि डेटाबेस कहाँ यूज होता है, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप किसी भी वेबसाइट्स पर विजिट करते हैं, मान लीजिएगा कि आप क्या करते हैं कि किसी भी वेबसाइट पे क्या करेंगे, विजिट। तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वो कौन से प्लेसेस है जहाँ पर डेटाबेस यूज होता है। अगर देखा जाए, फिर वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकना है। ओके अभी मैंने थोड़ा सा मेरा प्लेस चेंज किया है। अभी बेटर है। अब प्रॉपर है? हाँ ठीक है। ऊपर है। सो हम यहाँ पर ये देख रहे थे कि डेटाबेस क्या होता है और कहाँ पर यूज होता है, किस तरीके से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सो एक डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बोला, जैसे आप कोई वेबसाइट पर विजिट करते हैं, तो मान लीजिएगा आप लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करते वक्त आप क्या करेंगे, इंटर करेंगे फर्स्ट यूजर नेम एंड देन पासवर्ड, राइट। सो यूजर नेम में आपने मान लीजिए जैसे मैंने इंटर किया मेरा नाम राम, और पासवर्ड में आपने कुछ भी इंटर कर दिया लाइक दिस, ठीक। सो आप इस फॉर्म को फिल कर कर जैसे ही इस बटन पर क्या करते हैं, लॉगिन बटन आपका रहेगा, जिस पर आप क्या करेंगे, ठीक। इसमें मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप डेटाबेस पे ही वर्क करते हैं तो आपका क्या रोल रहेगा, राइट। सो फर्स्ट, ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं, ये फॉर्म कोई भी यूआई, यूजर इंटरफेस, आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS या का यूज करके ये आपको बेसिकली एक वेब पेज आप डिजाइन करते हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपने एक फॉर्म बना रखा है, इस फॉर्म से जैसे यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करता है, क्या करता है, यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद अब ये रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, उसके सर्वर पर। आई होप यू अवेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वर। सुना है क्या अभी किसी ने कॉन्सेप्ट, व्हाट इज अ सर्वर? ठीक, कोई नो। बात नहीं। देखिए सर्वर बेसिकली वो प्लेस होता है जहां पर आपका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है, राइट। जैसे आप जो हमारा सारा हाँ डेटा हाँ जो हाँ स्टोर हो रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
वो डेटा जो स्टोर होता है वहाँ की हम बात कर रहे हैं। सो ये क्या करेगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है ये आपकी कहाँ पर जाएगी, सर्वर पर। तो सर्वर क्या करता है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को कॉल करता है। किसको कॉल करेगा, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये आपका पार्ट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्या होगा कि आप क्या करोगे, आप सिर्फ डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करके वो टास्क आप किसको दे दोगे, जो बैकएंड डेवलपर होगा। बैकएंड डेवलपर का मतलब इट में भी जावा डेवलपर, इट में भी पाइथन डेवलपर, और इट में भी पीएचपी डेवलपर और डॉटनेट डेवलपर। ठीक, तो आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, प्रोसीजर बनाया, या पीएलएसक्यूएल का कोड लिखा, और वो कोड आपने या उसका जो आपने टास्क परफॉर्म किया उसको किसको दे दिया आपने, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिसने भी उस कोड को इम्प्लीमेंट किया होगा। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या करता है यहाँ पर कि ये जो आपका डेटा आया होगा कहाँ से, लॉगिन से, वो यहाँ पर उस डेटा को क्या करेगा, फेच करेगा। फेच मतलब कि यूजर ने कौन सा डेटा भेजा है, राइट। तो मान लीजिएगा कि अब यूजर ने यहाँ से नेम और पासवर्ड इंटर किया होगा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, वो नेम और पासवर्ड को फेच करेंगे। अब नेम में आप देखेंगे कि मान लीजिए आपने क्या इंटर किया है, राम, और पासवर्ड में आपने क्या इंटर किया है, 1 2 3 4 5 जो भी है। ठीक, अब मुझे बताइए कि मान लीजिएगा कि आपने फेसबुक पर क्या किया है, अकाउंट क्रिएट किया है। तो जब आप फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हो तो क्या होता होगा कि आप जो डिटेल्स साइन अप करते हैं, कोई भी डिटेल आपने फिल करी, फिल करने के बाद आपने उस फॉर्म को क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। तो वो जो डेटा है आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, स्टोर होगा, ताकि आप जब दूसरी बार उस पर क्या करें, लॉगिन करें, तो आप उसको वही डेटा क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, एक डेटाबेस है जहां पर आपका डेटा क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। मतलब स्टोर हो जब रहा है। आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो रजिस्ट्रेशन या साइन अप करते वक्त आपका डेटा कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर होता ही हो सकता है कि वो क्लाउड पर हो, और क्लाउड भी बेसिकली एक तरीके का डेटाबेस ही होता है। भाई कहीं ना कहीं क्लाउड पर भी तो आप डेटा को स्टोर ही करते हैं ना। जैसे आप गूगल ड्राइव पे हाँ अपने कुछ जी। फाइल्स अपलोड करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं तो आपका डेटा स्टोर है, तभी तो आप उसे एक्सेस कर पा रहे हैं। अब आपने जब डेटा स्टोर ही नहीं किया तो आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ पर मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपका जो रोल रहेगा वो इसमें ये रहेगा कि आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले हैं कि देखिए, जो आईटी इंडस्ट्री होती है उसमें बेसिकली 3 रोल होते हैं, राइट। मैंने बोला कि जो आईटी इंडस्ट्री होगी उसमें 3 चीजें होती है। आप लोगों ने सुना होगा, वेब डेवलपर सुना है भाई, किसी ने वेब डेवलपर सुना? हाँ जी। हाँ। तो हाँ 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 हाँ। यहाँ पर जो है बेसिकली आप जो सॉफ्टवेयर या कोई किसी भी प्रोजेक्ट पे आप जब वर्क कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं कि आपके प्रोजेक्ट में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस ही होगा। अब वो डेटाबेस कहीं ना कहीं किससे अटैच होगा, बैकएंड से। बैकएंड लाइक प्रोग्रामिंग में अगर हम बात करें, जावा, पाइथन, डॉटनेट जो भी है, और वो बैकएंड लैंग्वेज कहीं ना कहीं कहाँ से अटैच होगी, फ्रंट एंड से। तो फ्रंट एंड में आपका आता है यूजर इंटरफेस, जिसे आप वेब डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ये जो वेब डेवलपर होगा, ये वेब डेवलपर क्या करता है, वेब पेज को डिजाइन करता है। अब वो HTML, जावास्क्रिप्ट या CSS, बूटस्ट्रैप का यूज करके वो क्या कर लेगा, एक वेब पेज को डिजाइन, राइट। दूसरा ये है कि वेब डेवलपर का काम सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है कि किस तरीके से आपका कंटेंट अट्रैक्टिव रहेगा, या किस तरीके से आप उस कंटेंट को अच्छा दिखा पाते हैं। जैसे आपने कोई फॉर्म बनाया या आप इमेज देखते हैं तो गैलरी वगैरह, तो ये काम किसका रहता है, वेब डेवलपर का, राइट। अब दूसरा आता है कि सर आपने जैसे फॉर्म को फिल किया, फिल करने के बाद लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा कहाँ पर जाएगा, सर्वर पर। तो ये जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग या बैकएंड प्रोग्रामिंग होती है, जैसे मैंने बताया जावा, पाइथन, तो इसको कौन करता है, डेवलपर। अब डेवलपर की अगर हम बात करें, इट में भी जावा डेवलपर, इट में भी पाइथन डेवलपर, और इट में भी PHP डेवलपर, और इट में भी C#.NET डेवलपर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बैकएंड में ये लैंग्वेज यूज आपकी होती है, राइट। सो यहाँ पर ये जो बंदा है, जो डेवलपर है, उसे उसे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग नॉलेज किसका होगा, प्रोग्रामिंग का, कि किस तरीके से वो लॉजिक क्रिएट करें।
राइट। बट जब आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं तो आपको पता होगा कि एक प्रोजेक्ट को, मतलब एक प्रोजेक्ट को वो एक साथ तीनों काम नहीं कर सकता। कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि वो वेब डेवलपमेंट का काम भी वही कर ले, प्रोग्रामिंग वाला डेवलपर वाला काम भी वही कर ले, और डेटाबेस वाला काम भी वही कर ले। जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा जो काम है वो ये है कि हमें डेटाबेस पर ही वर्क करना है, या हमें हमारी जो जॉब रहेगी वो डेटाबेस पर ही बेस्ड है, तो आपका फोकस किस पे रहेगा? डेटाबेस पर। मतलब आप जो है क्या करना चाह रहे हैं? डेटाबेस डेवलपर बनना चाह रहे हैं। अब डेटाबेस अगर आपको आता है तो मैं आपको फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी भी बता देता हूँ कि अगर आप डेटाबेस कर लेते हैं, आप लोगों ने एक सुना होगा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। नहीं सुना है? क्या डेटा एनालिसिस हाँ क्या जी, होता है? हाँ जी, हाँ हाँ सुना है। हाँ, डेटा एनालिसिस में क्या होता है? बेसिकली दो चीजें यूज होती है। एक तो होता है एक्सेल, राइट, तो दूसरा होता है डेटाबेस। आपने डेटा डेटा एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है डेटा साइंस। तो डेटा साइंस का कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा बेस्ड किस पे होता है? डेटाबेस पर। मतलब आप डेटा को कब एनालिसिस कर पाएंगे? जब आपके पास क्या होगा? डेटा होगा। और डेटा आएगा कहाँ से? आपका डेटाबेस से, राइट। सो अगर आप डेटाबेस में तो वर्क कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर ऐसा लगता है कि सर अभी मार्केट में डेटा साइंस बहुत चल रहा है, या मुझे डेटा साइंस वाली प्रोफाइल पर वर्क करना है, तो आप जो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो आपको कहीं ना कहीं डेटा साइंस पर भी क्या करने वाला है? हेल्प करेगा। अगर आपको लगता है कि सर मुझे अब डेटा साइंस में जाना है, तो जो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आप देखने वाले हैं वो आपको वहां पर भी क्या करेगा? हेल्प करेगा, राइट। दूसरा, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक ही प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में तीन चीजें होती है। एक होता है वेब डेवलपमेंट, दूसरा प्रोग्रामिंग या डेवलपर वाला, और तीसरा मैंने आपको बताया डेटाबेस डेवलपर। आपने एक इसमें डेटाबेस में एक और प्रोफाइल होती है भाई, डीबीए, सुना होगा आप लोगों ने। किसी ने सुना है क्या भाई डीबीए? डीबीए क्या होता है? डीबीए डेटाबेस एनालिस्ट। और किसी को कुछ आइडिया है क्या? हेलो। हाँ हाँ सही बोल रहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो, है ना? हाँ। ठीक। सो ये हमने देखा। तो मेरा इतना सब कुछ बताने के पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पर डिजाइनिंग का काम वेब डेवलपर करता है, कोडिंग का काम जो प्रोग्रामिंग जिसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावा पाइथन जिसको आएगी वो करेगा। आपका काम क्या रहेगा कि डेटाबेस से में किस तरीके से आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, दैट्स इट, राइट। सो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि वापस हम उसी एग्जांपल पे आते हैं कि आपने यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर इंटर किया, लॉगिन पे क्लिक किया, तो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी? सर्वर पर। सर्वर क्या करेगा? किसी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को कॉल करता है, और वहां पर जो यूजर नेम और पासवर्ड आपने सेंड किया उसको फेच करेगा। फेच करने के बाद में ये जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पर डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशंस आप यहीं पर परफॉर्म करते हैं। कहाँ पर? मतलब जो डेटाबेस में आपने फंक्शंस बनाया होगा, राइट। हम डेटाबेस में पढ़ने वाले हैं कि सर फंक्शन या आप प्रोसीजर भी होता है। तो जो फंक्शन या प्रोसीजर आपने बनाया होगा वो कहाँ पर कॉल होगा? आपका जो डेटाबेस ऑपरेशंस में। मतलब आपने क्या किया? डेटाबेस से रिलेटेड एक फंक्शंस बना के दे दिया, या आपने एक प्रोसीजर बना के दे दिया, तो वो फंक्शन या प्रोसीजर आप कहाँ पर कॉल करोगे? जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में। आपका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपने एक फंक्शन या प्रोसीजर बना के दे दिया। अब उसको एक्सेस करने का काम कौन करेगा? जो भी डेवलपर होगा वो। तो आपका टास्क इतना सा है कि आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से आप फंक्शन या प्रोसीजर को डिफाइन करना है। तो जो मैंने यहाँ पर डेटाबेस डेवलपर लिखा है वो आपका एक्चुअल टास्क रहेगा। अब ऑपरेशंस में अगर हम बात करें कि कैसे आपका होम पेज ओपन होगा, भाई आपने यूजर नेम और पासवर्ड इंटर किया, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ भी इंटर कर दिया और आपका होम पेज क्या हो जाए? ओपन हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले चेक करवाना पड़ेगा किससे? डेटाबेस से, कि आपने अभी करंट में जो यूजर नेम और पासवर्ड इंसर्ट किया है, और जो आपके डेटाबेस में पहले से यूजर नेम और पासवर्ड क्या है? स्टोर है। अगर वो दोनों मैच हो जाते हैं
तभी आपका जो आपने फंक्शन बनाया होगा वो आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, कि भाई हाँ यूजर ने जो इंटर किया था और डेटाबेस में जो यूजर नेम और पासवर्ड जब रजिस्ट्रेशन उसने किया होगा, अगर वो दोनों मैच हो जाते हैं तो आपका जो होम पेज है वो क्या हो जाएगा, ओपन। और अगर आपने दोनों में से कोई भी एक इनकरेक्ट इंटर किया होगा तो आपके सामने क्या मैसेज आएगा, प्लीज इंटर वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। समझ में आया? तो ये काम रहता है आपका डेटाबेस का। किसी को कोई डाउट इसमें? नो। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ सर। आगे बढ़े भाई, कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लेना ना, बिल्कुल फ्रीली। क्यों? क्योंकि आप काम करने वाले हो, उसके लिए आपको वो चीज आना चाहिए कि ये कैसे वर्क कर रहा है, किस तरीके से। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अभी वॉइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बीच बीच में वॉइस थोड़ी ब्रेक जैसी हो रही है। अरे यार वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आज, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ ज्यादा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि जैसे कि कुछ लोग लास्ट क्लास में थे तो उनको मैंने बताया था कि डेटाबेस क्या होता है। अगर आप लोगों का जैसे कि आपने बोला कि सर हमें PL/SQL पढ़ना है, राइट? दिस इज योर मेन क्वेश्चन, यही है ना? यही ना भी कि हमें PL/SQL यस पढ़ना सर। है और उसी पे हमें वर्क करना है, वर्क भी करना है। ठीक? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि PL/SQL जो है वो एक एडवांस लेवल की चीजें है सारी, है ना? तो उसमें PL/SQL में जो चीजें यूज होती है तो वो आना आपको जरूरी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली PL/SQL का कॉन्सेप्ट आप नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको क्या आना चाहिए कि सर what is database and what is the database language, how to insert, create database, how to insert, update, delete, वो सारे ऑपरेशंस होते हैं। जब आपको SQL आएगा तब आप PL/SQL कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके नाम में क्या जुड़ा है, SQL जुड़ा है। अगर आपको SQL नहीं आता तो आप डायरेक्टली PSQL कभी भी नहीं सीख सकते, राइट? सो आप डेटाबेस की अगर हम बात करें तो आप डेटाबेस किसको बोलेंगे कि सर डेटाबेस is a systematic database is a systematic collection of data, right? अब मुझे बताइए कि ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन में रहे कि सर व्हाट इज डेटा, एंड इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा व्हाट इज इंफॉर्मेशन। कैन यू टेल मी प्लीज व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन? अभी किसी को आइडिया व्हाट इज डेटा? मेरा नाम, रोल नंबर, पासवर्ड, ये चीजें मेरा डेटा होगी। ओके, और इन चीजों का पूरा सेट ऑफ को इंफॉर्मेशन बोलेंगे। और किसी को आइडिया? डेटा इज Sir, अ I कलेक्शन ऑफ sir, I इंफॉर्मेशन। sir, data is everything, sir. ओके, Anything, any object in this world is the data, but will be converted in the valuable information, valuable resource that's called our information. ओके, वेरी गुड। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर डेटा इज रॉ फैक्ट। जैसे मैंने लिख दिया इज ए मार्कर दिस, इसको आप डेटा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? दिस इज डेटा और नॉट, राइट? डेटा में वही Yes, sir. सारी चीजें होती है, बट इसी को, हाँ, नो। अब इसी को अगर आपको इंफॉर्मेशन में जैसे अभी किसी ने बोला था, किसको इंफॉर्मेशन बोलेंगे आप?
किसी को पता है भाई व्हाट इज अ इंफॉर्मेशन? Complete set of data is called information. अरे अभी किसी ने बोला था ना मीनिंगफुल वे लाइक दिस. So process data, it's a process data. Process data where we can source the meaningful information. That's called information. और किसी को आइडिया है भी व्हाट इज इंफॉर्मेशन? देखिए यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल आपका डेटा होगा. जैसे मैंने लिखा डेटा का मतलब क्या होता है, रो फैक्ट एंड फिगर्स. भाई आपने कुछ भी लिख दिया ऐसा मार्क कर दिस, बट इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है क्या? तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर इंफॉर्मेशन is meaningful डेटा. मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कि सर दिस इज अ मार्कर, भाई वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी थी लेकिन वहां पर मैंने कैसे लिख दिया था, इज अ मार्कर दिस. तो एक मतलब एक प्रॉपर वे में आप जो डेटा यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन. राइट? समझ में आया डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? भाई डेटा तो कुछ भी हो सकता है, इट में बी डायग्राम, इट में बी वर्ड फाइल, इट में बी, बट सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज मतलब मीनिंगफुल डेटा इज इंफॉर्मेशन. राइट? भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आगे बढ़े. आ रहा है आ रहा है आगे. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सर व्हाट इज द एसक्यूएल. तो लास्ट क्लास में भी अपन ने देखा था एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. दिस इज लैंग्वेज ऑफ ऑल RDBMS. RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. relational If- database management if you system. want to perform any database operations, any operations on RDBMS, then we should go for SQL. क्यों? क्योंकि अब RDBMS इज अ फैमिली ऑफ द डेटाबेसेस. बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं जो RDBMS की कैटेगरी में आते हैं. फर्स्ट ओरेकल, सेकंड MySQL, थर्ड MS Access, फोर्थ SQL सर्वर एंड फिफ्थ SQLite. तो all these are PostgreSQL. बहुत सारे डेटाबेसेस है मतलब जिसमें डेटा आपका टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता हो उसे आप बोलते हैं RDBMS. तो अगर आपने SQL सीख ली मतलब आप इन सारे डेटाबेस पर क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो. क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस रहता है सिंटैक्स में, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट आपका एज इट इज क्या रहने वाला है, सेम. ओके. तो इन डेटाबेस पे वर्क करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, SQL. तो SQL में आप देखेंगे कि SQL इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. दिस इज केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज. मतलब अगर आप कोई अदर लैंग्वेज की बात करें लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सारी की सारी लैंग्वेजेस क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है. बट SQL जो एक ऐसी लैंग्वेज है जो केस सेंसिटिव नहीं होती. अगर आपको कुछ नहीं आता है तो SQL सीखने के लिए या डेटाबेस सीखने के लिए आपको कोई दूसरा लैंग्वेज आने की जरूरत नहीं है. तो इसमें हम जनरली डिस्कस करने वाले हैं SQL स्टेटमेंट, जिसमें सबसे पहला आता है DDL स्टेटमेंट, दिस इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एंड सेकंड वन इज DML स्टेटमेंट, दिस इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड देन थर्ड वन इज DCL स्टेटमेंट, दिस इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एंड फोर्थ वन इज ECL.
दिस इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सो ये 4 एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होते हैं। अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस को डिलीट करना है, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है, टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है, टेबल का डेटा डिलीट करना है, फिर टेबल में डेटा इंसर्ट करना, अपडेट करना है, डिलीट करना है, यूजर को प्रिविलेज देना हो, प्रिविलेज वापस लेना है, तो आप कहीं ना कहीं एसक्यूएल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे लास्ट टू क्लास में मैंने बताया भी था, डीडीएल कौन कौन सी कमांड आती है राहुल? क्रिएट और DDL में क्या आता है? क्रिएट। इफ यू वांट टू क्रिएट एनी डेटाबेस ऑब्जेक्ट देन यू शुड गो फॉर DDL कमांड। क्रिएट की अगर हम बात करें तो क्रिएट में आपका क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, क्रिएट सीक्वेंस, क्रिएट इंडेक्स, एनीथिंग यू वांट टू क्रिएट इन डेटाबेस देन यू शुड गो फॉर क्रिएट कमांड। और अगर आपने जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया उसको क्या करना है? मॉडिफाई करना है या चेंज करना है, तो आप क्या यूज करते हैं? अल्टर। इफ यू वांट टू मॉडिफाई समथिंग देन यू शुड गो फॉर अल्टर। द नेक्स्ट, अल्टर के बाद एक ट्रंकेट भी हमने देखा था। क्या करता है भाई ट्रंकेट? ट्रंकेट सर डिलीट करता है। ट्रंकेट इफ यू वांट टू डिलीट Element डेटा delete करता एक्सेप्ट टेबल स्ट्रक्चर, मतलब ट्रंकेट क्या करता है? उस टेबल के अंदर जितना डेटा है सिर्फ और सिर्फ डेटा को डिलीट करता है, टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करता है। दूसरा, एक ड्रॉप कमांड भी आप यूज करते हैं। ड्रॉप इज ऑल्सो DDL कमांड। इफ यू वांट टू डिलीट एनी डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है? डेटा तो डिलीट करता ही करता है, साथ ही साथ उसके अंदर जो डेटा होगा वो डेटा के साथ उस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा? डिलीट। जैसे आपने लिखा ड्रॉप टेबल EMP, तो उससे क्या होगा कि वो टेबल भी आपकी डिलीट होगी और उसका डेटा भी क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, राइट। तो Delete ये हो सारी जाएगा। कमांड वन बाय वन अपन देखने वाले हैं। ठीक, आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम आज जिनकी फर्स्ट क्लास है। बाकी 2 लोगों को तो पता है कि अपन आगे किस तरीके से करने वाले हैं। तो क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट एंड ड्रॉप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अल्टर का यूज कब करते हैं? इफ यू वांट टू अपडेट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, राइट। द नेक्स्ट, DML स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो DML में आपको कमांड देखने वाले, इंसर्ट, अपडेट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, राइट। तो ये सारी की सारी जो कमांड्स है आपकी किसमें आती है? DML में। मतलब अगर आपको डेटा पे वर्क करना है तो आपको कहीं ना कहीं DML कमांड का यूज करना पड़ेगा, राइट। देन ऐसे ही आपका रहेगा DCL, दिस इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एंड नेक्स्ट TCL, दिस इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सो ये आपके SQL स्टेटमेंट होते हैं। जब आप कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा आपको इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो आप ये सारे SQL स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट हम वहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, अब जो DDL स्टेटमेंट अगर हम कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि सर ग्रुप फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन। ठीक, तो ग्रुप फंक्शन की अगर हम बात करें, और इसी को बोला जाता है एग्रीगेट फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आपसे क्या करता है? कॉलम का नाम लेता है और उस कॉलम के बेसिस पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास टेबल है, उस जैसे कि आपके पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की, और उसमें 1000 एम्प्लॉय। अब मुझे पता करना है कि टोटल मुझे उन एम्प्लॉय की सैलरी, मतलब सैलरी का सम करना है। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन देखने वाले हैं। कौन सा फंक्शन? सम। ये क्या करेगा? उस टेबल में जितने भी एम्प्लॉय होंगे उन सारे एम्प्लॉय की सैलरी का सम करके आपको दे देगा, राइट। दूसरा फंक्शन हम देखेंगे एवरेज, AVG। अगर आपको ये एवरेज सैलरी निकालना है कि मान लीजिएगा आपके टेबल में 10 एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी क्या होगी, कि भाई टोटल सैलरी को आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज सैलरी मिल जाती है। बट ये जो AVG फंक्शन है ये इंटरनली वो प्रोसेस फॉलो करता है और आपको एवरेज सैलरी कैलकुलेट करके दे देगा, राइट। द नेक्स्ट, काउंट। इफ यू वांट टू काउंट नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, अगर आपको ये पता करना है कि आपके पास एक टेबल है, या मान लीजिए आपको ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी एम्प्लॉय इन अ टेबल, तो आप काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आप काउंट के साथ एक डिस्ट्रिक्ट कीवर्ड होता है, किसी ने सुना है डिस्ट्रिक्ट?
राहुल, डिस्क्रिप्ट कीवर्ड No, sir. और किसी को आइडिया है? ठीक है, देखो मैं बताता हूँ डिस्क्रिप्ट क्या होता है। जैसे ये एक टेबल है, इसका एक कॉलम डिपार्टमेंट नंबर है और एक कॉलम नेम है। मान लीजिएगा नेम में ये अमन है और इसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है। फिर एक दीपक और इसका डिपार्टमेंट नंबर 20 है। फिर एक संजय और इसका डिपार्टमेंट वापस 10 है और एक डिपार्टमेंट मान लीजिएगा विकास है और उसका डिपार्टमेंट कितना है 20। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर इसके साथ डेस्टिनेट यूज करूंगा, अगर मैं सिर्फ काउंट लिखूंगा तो कितनी रो दे देगा 4, क्यों? क्योंकि आपके एम्प्लॉय टेबल में कितनी रो है 4। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर डिस्टिनेट DPTNO, तो ये फिर जो डुप्लीकेट होगा उसको काउंट नहीं करेगा। मतलब 10 और 10 दो बार है तो उसको एक ही बार काउंट करता है, राइट। और 20 और 20 दो बार है तो उसको एक ही बार काउंट करेगा। डिस्ट्रिक्ट मतलब कंसीडर ओनली यूनिक वैल्यू। अब ऐसे ही अगर नेम के साथ आप लगा दोगे तो मान लीजिएगा कि दोनों लोगों के नाम सेम है तो दोनों को एक ही कंसीडर करता है। तो इस तरीके से अगर आपको यूनिक डेटा फाइंड करना रहता है तो आप काउंट के साथ कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? ओके, हाँ जी। यस सर। नेक्स्ट ये जो फंक्शन है ना आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट मान लीजिएगा कि आपको किसी एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी फाइंड करना है। मान लीजिएगा कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उसमें 2000 एम्प्लॉय हैं। भाई आपको हर एक एम्प्लॉय की सैलरी तो पता नहीं होगी ना, तो आपको उस एम्प्लॉय की सैलरी फाइंड करना है जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी है, तो आप नेक्स्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट फंक्शन के बाद एक मिन फंक्शन भी होता है कि अगर आपको ये पता करना है कि वो कौन सा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी सबसे कम है। सो दिस इज नोन एज ग्रुप फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन इन SQL, राइट। अब ये तो आपका ग्रुप फंक्शन हो गया ना, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। एक हम यहाँ पर नंबर फंक्शन भी डिस्कस करते, क्या डिस्कस करते? नंबर फंक्शन होता है, आपका डेट फंक्शन होता है, आपका स्ट्रिंग फंक्शन होगा और एक आपका कैरेक्टर फंक्शन होगा। ये प्री डिफाइंड है, पहले से बने हुए। कहीं ना कहीं आपको जो है जब आप कोई भी क्वेरी लिख रहे होंगे तब आपको ये फंक्शन काफी कुछ हेल्प करते हैं, राइट। और ये जो SQL स्टेटमेंट है उसके पहले मैं यहाँ पर आपको एक डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्यों? क्योंकि जब आप टेबल बनाएंगे तो उस टेबल में कॉलम होंगे तो वो कॉलम किस टाइप की वैल्यू क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर डेटा टाइप कैन स्पेसिफाई व्हाट टाइप डेटा कैन बी स्टोर इन अ पर्टिकुलर कॉलम। जब आप टेबल बनाएंगे तो टेबल बनाते वक्त टेबल बनाने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा टाइप क्या है, तब तो आप वहां पर वो कॉलम की डेटा टाइप क्या कर पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि व्हाट विल बी द डेटा टाइप तो हम वहां पर उसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कुछ नॉर्मल डेटा टाइप होती है, कैरेक्टर होती है, और एक क्या देखी थी लास्ट में राहुल, अगर मुझे मेरा नाम स्टोर करवाना तो कौन सी डेटा टाइप यूज करेंगे? वेयर केयर। वेयर केयर, ठीक। और इसके अलावा एक होती है इंटीजर, जैसे आपको कोई फिक्स नंबर स्टोर करना है, जैसे आपको अपनी एज स्टोर करना है तो 20 ईयर 25 ईयर, मतलब ऐसा नंबर जिसमें कोई डेसिमल ना हो ना ही उसमें फ्रैक्शन हो, तो उसे आप किसके अंदर स्टोर करेंगे? इंटीजर में। मान लीजिएगा कि आपको सीरियल नंबर स्टोर करना है, कोई बताएगा सीरियल नंबर की डेटा टाइप क्या होगी? सीरियल नंबर अगर आपको स्टोर करना है तो उसके लिए आप क्या डेटा टाइप यूज करेंगे? हाँ, सर 1 2 3 4 5। हाँ बोलो। STR इंटीजर हाँ इंटीजर यूज करेंगे, बिल्कुल इंटीजर। क्यों? क्योंकि सीरियल नंबर ऐसा होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस, ठीक। तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? इंटीजर। अब एक होता है फ्लोट, जैसे आपको किसी
एम्प्लॉय की सैलरी स्टोर करवाना, या आपको अपना परसेंटेज स्टोर करवाना। क्या स्टोर करवाना है? परसेंटेज। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? भाई इंटीजर में तो बिना डेसिमल की वैल्यू स्टोर होती है, आप ये इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते ना 56.50। अगर आप इस टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे? फ्लोट। देखिए कुछ ये जो डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है वो डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी करता है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। बाकी अगर आपको डेटा टाइप के बारे में पता है तो आपके लिए काफी कुछ हेल्पफुल होगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 56.50 है न्यूमेरिक ये भी, बट इसके लिए आप कौन सी डेटा टाइप यूज करेंगे? फ्लोट। और अगर सिर्फ ऐसा रहता 56 तो आप उसको इंटीजर में स्टोर कर सकते थे, बट ये फ्लोट होने के का मतलब डेसिमल के बाद भी आपको स्टोर करना है, इसलिए आप उसके लिए अलग डेटा टाइप यूज करेंगे। समझ में आया भी अपने? जी सर। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिएगा आपको अपनी ग्रेड स्टोर करवाना है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, लाइक दिस। तो अगर सिंगल कैरेक्टर आप स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप कैरेक्टर डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, राइट। बट कैरेक्टर डेटा टाइप में आप एक से ज्यादा कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते। जैसे मुझे मेरा नाम स्टोर करवाना है लाइक राम, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे सिंगल कैरेक्टर नहीं, आपके पास मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, तो आप क्या करते हैं, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? वेर केयर डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। जैसे प्रोग्रामिंग में आप स्ट्रिंग यूज करते हैं, वैसे ही डेटाबेस में स्ट्रिंग नहीं होती, उसके प्लेस पे क्या यूज होता है? वेर केयर यूज होता है। क्या यूज होता है? वेर केयर। तो वहां पर आप जो है वेर केयर का कॉन्सेप्ट क्या करेंगे? यूज। और इंटीजर जैसे आपको अपनी एज स्टोर करवाना लाइक 25, सो ये आप किसमें स्टोर करेंगे? इंट डेटा टाइप में। अगर आपको फ्लोट मतलब डेसिमल में कोई वैल्यू स्टोर करवाना है तो आप क्या यूज करेंगे? फ्लोट। समझ में आया भी डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट। और यहाँ डेटाबेस में डेट डेटा टाइप भी होती है, जैसे मुझे आज की डेट स्टोर करवाना है, मेरी डेट ऑफ बर्थ, तो उसके लिए यहाँ पर डेट डेटा टाइप भी होती है। वो अपन डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास से देखने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक अपन डेटा टाइप ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम एसक्यूएल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, राइट। किसी को कोई डाउट डेटा टाइप में? ओके, नो सर। ठीक है। सो ये तो हो गया अपना नंबर फंक्शन, डेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन मैंने बता दिया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे क्लाउज। क्लाउज में भी अलग अलग क्लाउज होती है, एक होती है वेयर क्लाउज, फ्रॉम क्लाउज। वेयर और फ्रॉम हम सिलेक्ट में देख चुके होंगे। इसके बाद इन क्लाउज, नॉट इन क्लाउज, एक लाइक क्लाउज होती है। और इसके अलावा आप यहाँ पर जो है क्लाउज के पहले हम एक और चीज पढ़ने वाले रही ना, तो बाद में आएगा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। क्या बोला मैंने? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जैसे नॉर्मली आप मैथमेटिक्स में कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पर आपका होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अलावा फिर हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। if you want to if you want to कंपेयर समथिंग, जब भी आपको कंपैरिजन करना रहेगा तो आप वहां पर यूज करते हैं ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल, या फिर आप बोल देंगे डबल इक्वल, और ये आपका क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल। जहां कहीं पर भी आपको कंपैरिजन करना है तो आप कहीं ना कहीं रिलेशनल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद आप देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के अलावा किसी ने लॉजिकल ऑपरेटर सुना है? यस नहीं, सर। आप लोगों ने कभी लॉजिकल गेट्स पढ़े होंगे ना? हाँ हाँ सर, वो हाँ वही एंड और एक्स बिल्कुल ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल सेम एंड और कंसेप्ट। नॉट। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो दिस इज लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे कि दो एंटिटी के बीच में आप कंपैरिजन करते हैं तो आप रिलेशनल ऑपरेटर से कर सकते हैं। बट अगर कंपैरिजन दो से ज्यादा के भी उनमें हो, ठीक, मान लीजिएगा कि आपको 3 नंबर को कंपेयर करना है, भाई 2 नंबर को तो आप ग्रेटर, लेस या इक्वलिटी से चेक कर लेंगे। जब 3 नंबर के कंपैरिजन करना तो आप यहाँ पर यूज करते हैं कौन सा ऑपरेटर? लॉजिकल एंड। कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? लॉजिकल एंड। आप चाहें तो ऐसा
लिख सकते हैं, एंड, और नॉट। कौन कौन से ऑपरेटर बताया मैंने, एंड और नॉट। और इसके अलावा बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं भैया ना, इसमें ऑल, इसके बाद आपका एनी, और इसके बाद बिटवीन। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो एक ऑप्शन आता है रेंज वाला, रेंज। जैसे आपने सिलेक्ट कर दिया भाई मेरे पास, मुझे मोबाइल परचेस करना, बट मेरे पास बजट मैक्सिमम 20,000 है, तो मैंने मैक्सिमम लिमिट क्या सेट कर दी, 20। क्या लिमिट सेट कर दी आपने, 20। तो उससे क्या होगा कि आपके सामने जो प्रोडक्ट विजिबल होंगे, सिर्फ और सिर्फ वही प्रोडक्ट विजिबल होंगे जिसकी प्राइस क्या होगी, 20,000 से लेस या उससे इक्वल। उसके ग्रेटर वाला प्रोडक्ट आपके सामने विजिबल नहीं होगा। इसके अलावा आप लॉजिकल में देखेंगे एग्जिस्ट, चेक करने के लिए करते हैं एग्जिस्ट का यूज बेसिकली, कि मान लीजिएगा कि कोई चीज उस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इसके अलावा हम इन, नोट इन, और लाइक, राइट। तो ये सारे के सारे हम जो हैं क्या देख रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। और आप जब डेटाबेस पे अगर अच्छी कमांड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लॉजिकल ऑपरेटर बहुत अच्छे से बनना चाहिए। सो नोट इन, लाइक, या फिर आप नोट और, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा एक सम ऑपरेशंस भी होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स में, ठीक। और इसके अलावा हम यहाँ पर जो है देखिए, जो डेटाबेस होता है ना उसमें नॉट इक्वल को आप ऐसा तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉट इक्वल सिंबल। इसके अलावा डेटाबेस में एक और ऑपरेटर होता है, आई होप आप लोगों ने शायद इसको सुना होगा कहीं, बिटवाइज ऑपरेटर सुना है क्या किसी ने? देखिए, अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं की है या आप डेटा मतलब इस वाली फील्ड से बिल्कुल न्यू हो, तो ऑपरेटर आपको आना बहुत जरूरी है। विदाउट ऑपरेटर आप कुछ भी वर्क नहीं कर सकते। तो एसक्यूएल में भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे बिटवाइज ऑपरेटर, दिस इज बिटवाइज एंड, इसको हम क्या बोलते हैं, बिटवाइज एंड। और दूसरा होता है बिटवाइज और, अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी कॉलेज लाइफ में, बिटवाइज और। एंड नेक्स्ट होता है बिटवाइज एक्सोर, और इसके लिए आप सिंबल यूज करते हैं दिस वन, राइट। सो ऑपरेटर एंड डेटा टाइप, दिस इज वेरी बेसिक्स फॉर यू, बट अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना होगा तो आगे की चीजें आप प्रॉपर कर पाएंगे। एक कंपाउंड ऑपरेटर भी होता है, कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर प्लस और इक्वल, माइनस और इक्वल, या इनटू और इक्वल, या डिवीजन और इक्वल। जैसे आप प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं वैसे ही आप डेटाबेस में भी इस टाइप्स के ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में एक और ऑपरेटर होता है मोडुलो ऑपरेटर, इफ यू वांट टू फाइंड रिमाइंडर ऑफ दैट नंबर। ओके, सो आई होप यू अवेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर। भले ही आपको नहीं आता हो लेकिन एटलीस्ट ये वर्ड तो पता होगा कि ऑपरेटर होता क्या है। ओके, सो इसके बाद हम देखेंगे क्लाउस। तो मैंने क्या बताया, वेयर क्लाउस, फ्रॉम क्लाउस, या ये इन, नोट इन, ये तो ऑपरेटर में आ जाएगा। इसके अलावा आपका होता है ग्रुप बाय, ग्रुप बाय हैविंग वेयर क्लाउस, और इसके अलावा आपका हो जाएगा ऑर्डर बाय। So these are some clause. So this is very helpful for you. इसके अलावा हम देखेंगे कि जब इतने ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर चुके होंगे, joins. If you want to retrieve data from multiple tables, then we should go for join. आपके लिए जो सबसे काम की चीज है वो यही है कि आपका मेन काम क्या है, डेटा पे वर्क करना। और डेटा पे वर्क करने के लिए आप मल्टीपल टेबल में डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल से डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर बेसिकली हम कुछ ज्वाइन की बात कर रहे हैं, इनर ज्वाइन।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इनर ज्वाइन और एक होता है आपका आउटर ज्वाइन। अब आउटर ज्वाइन में भी अलग अलग होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। लास्ट वन इज सेल्फ ज्वाइन भी होता है यहाँ पर, है ना। और इसके अलावा जो है यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट होता है, ये जो ज्वाइंस आप पढ़ने वाले ना, इसके पहले मैं आपको एक और चीज पढ़ाने वाला हूँ, सेट ऑपरेशन, राइट। सो सेट ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, सेट ऑपरेशन में आपका होता है यूनियन, आप लोगों ने सुना होगा, इंटरसेक्शन, और एक होता है आपका डिफरेंस। अगर आपको ये सेट ऑपरेशन समझ में आएगा तो ज्वाइन समझने में काफी कुछ हेल्प आपको मिल जाएगी। देन इसके अलावा हम देखेंगे सब क्वेरी, ठीक। तो सब क्वेरी भी दो टाइप, क्वेरी के अंदर आप जो क्वेरी लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सब क्वेरी, राइट। दिस इज नेस्टेड क्वेरी, नेस्टेड सब क्वेरी, या आप ऐसा बोल सकते हैं नेस्टेड क्वेरी और कोरिलेटेड, नेस्टेड सब क्वेरी और कोरिलेटेड सब क्वेरी। इसमें भी सिंगल रो मल्टीपल रो वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, तो वो भी अपन देखेंगे। देन इसके बाद आपका रहेगा नेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मलाइजेशन के अलग अलग फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं जो जनरली आप डेटाबेस में यूज करते हैं। दिस इज ओनली फॉर एसक्यूएल, ये अभी एसक्यूएल है। अगर आपने एसक्यूएल में इतनी अच्छे से कमांड कर ली है तो वो आपको काफी कुछ हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर एक मिनट में इसको सेव कर लेते हैं। और हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें मेरा एजेंडा जो हमारा रहेगा ट्रेनिंग का, वो कुछ इस तरीके से रहेगा। पहला आपका क्लास कोर्स कंटेंट, इसी तरीके से कवर करने वाले थ्योरेटिकल पार्ट्स विद सिंटैक्स। कोर्स कंटेंट में आपका जाएगा सिलेबस, और यहाँ पर क्वेरी वाला पार्ट जिसमें आप देखेंगे सिंटैक्स एंड डेफिनेशन। देन उसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेंगे। असाइनमेंट आप जितना करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। असाइनमेंट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस लिखना। देन इसके बाद में असाइनमेंट के बाद में आपका एक एमसीक्यू टेस्ट होगा। और सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। एक मिनट रुकना चाहिए, बस 2 मिनट। असाइनमेंट देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम जो ट्रेनिंग ये करने वाले हैं इसमें क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सिलेबस में थ्योरी और सिंटैक्स अपन क्लास में जैसे मैंने आज पढ़ाया वैसे आप पढ़ेंगे। असाइनमेंट आपके जो है आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसकी थ्योरी आपको लिखना है, ओके। देन एमसीक्यू टेस्ट होंगे, जैसे आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया उसके बेसिस पे एमसीक्यू टेस्ट। देन उसके बाद में आपका एक कोडिंग टेस्ट भी हुआ करेगा। कोडिंग टेस्ट मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पर जो है हैकर रैंक, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपने सुना होगा, वो डेटाबेस में भी होती है, तो वो भी हम जो है यहाँ पर कुछ टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। किसी ने सुना ये वर्ड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? जो आप पीएलएसक्यूएल कर रहे हैं, अगर डेटाबेस पे आपको कमांड करना है तो ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, राइट। अब आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।